नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कम नहीं हो रही है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें। सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों पर आज ईडी ने की छापेमारी। 2 करोड़ 82 लाख की नकदी और 1 किलो 80 ग्राम सोना किया जब्त। कर्नाटक में फिर गरमाया हिजाब विवाद। विरोध प्रदर्शन के बाद अब उप्पी नागड़ी के कॉलेज की 23 छात्राओं को किया गया निलंबित। पिछले हफ्ते छात्राओं ने की थी कक्षा में हिजाब पहनने की मांग। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट से छूट देने की मांग। आज फिर लुढ़का शेयर बाजार। 582 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 55,094 अंक पर हुआ बंद। 156 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी 16,406 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अब तय दिखाई दे रही है। उन पर कई मामले दर्ज हो चुके हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें समन भेजा है। 22 जून को बुलाया गया है। नुपुर के बयान के चलते कई विदेशी राष्ट्र भारत को आंखें दिखा रहे हैं। इसी खबर पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके साथ ही बात करेंगे, क्या नुपुर पर कार्रवाई से बीजेपी नेता कोई सबक लेने को तैयार हैं? शायद नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी ने नुपुर पर कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय दबाव में की है। इसके अलावा जानेंगे ज्ञानवापी मामले में अब किस पक्ष ने कोर्ट में दायर की याचिका और क्या मांग की गई है कोर्ट से। इसके साथ ही बात होगी महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनावों को लेकर मची खींचतान की। साथ ही बात करेंगे बिहार में क्यों बार बार जेडीयू के सामने झुक रही है बीजेपी। साथ ही दूसरी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, नुपुर शर्मा कब गिरफ्तार होंगी, ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। दुनिया के 15 से ज्यादा देश मोदी सरकार पर सख्त एक्शन लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो नुपुर के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में मामले दर्ज हो रहे हैं। मुंबई पुलिस ने नुपुर को समन भेजा है और 22 जून को पेश होने के लिए कहा है। बीजेपी नुपुर से अपना दामन छुड़ाने की कोशिश में लगी है, लेकिन उसकी परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान देना बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को भारी पड़ गया है। हर दिन उनकी मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। पहले बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, तो अब मुंबई पुलिस ने उनके विवादित बयान पर समन भेजा है और 22 जून को पेश होने के लिए कहा है। तो वहीं दुनिया के 15 इस्लामिक देशों ने नुपुर शर्मा के बयान पर मोदी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से तो सस्पेंड कर दिया है, लेकिन बीजेपी के अंदर ही कई नेता उनका बचाव कर रहे हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद भी नुपुर के बचाव में सामने आ गया है। वीएचपी ने कहा है कि अब अदालत तय करेगी कि नुपुर का बयान कानूनी है या अवैध। नुपुर के बयान पर बीजेपी भी बटी हुई नजर आ रही है। यूएई, ओमान, इंडोनेशिया, इराक, मालदीव, जॉर्डन, लीबिया और बहरीन दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पैगंबर साहब के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। पैगंबर मोहम्मद विवाद में कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत कई देश पहले ही अपना विरोध जता चुके हैं। अब तक करीब 15 देशों ने नुपुर के बयान पर अपना विरोध जताया है। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी सत्ता पर काबिज बीजेपी नेताओं की टिप्पणी पर खासा नाराज है। तो वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है। भारत में भी मुस्लिम संगठनों ने नुपुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। बोर्ड की तरफ से एक खत जारी करके ये मांग की गई है कि नुपुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कड़ी सजा दी जाए। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी नुपुर के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ भले ही कार्रवाई की हो, लेकिन नुपुर के खिलाफ सख्त कानून एक्शन लेने से सरकार बचती नजर आ रही है। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति को माना जा रहा है, क्योंकि नुपुर के बयान पर पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने सख्त टिप्पणी नहीं की है और अब बीजेपी का एक और नेता विदेश में भारत की परेशानी को बढ़ाता दिख रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अब इस्लाम को लेकर अमर्यादित बयान दिया है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी सरकार को नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों को लेकर पहले ही अरब देशों का विरोध झेलना पड़ रहा है। तो वहीं अब बीजेपी नेता हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बीजेपी नेताओं के इस्लाम विरोधी बयानों पर मोदी सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है।
तो वहीं अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस्लाम को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी सांसद सूर्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डायलॉग समिट में संबोधन के लिए सिडनी पहुंचे थे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या जो ऑस्ट्रेलिया भारत युवा सांसद में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां सूर्या अपने ही बयानों पर घिरते नजर आए। उन्होंने एक बयान में कहा कि इस्लाम रक्तपात और टकराव के साथ बढ़ा है। इसके साथ ही सिडनी के पास पररामटा के एक कॉलेज में तेजस्वी सूर्या ने एक निजी समारोह में हलाल मीट पर बैन लगाने की मांग कर डाली। कुछ छात्र संगठनों और मुस्लिम समूहों ने बीजेपी सांसद की यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण उनका सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। पिछले साल बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बयान दिया था कि जो हिंदू इस्लाम और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, उन्हें फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट करवाएंगे। बीजेपी सांसद के इस बयान का खूब विरोध हुआ था और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ऐसे बयानों से बचने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने अपने बयान को वापस ले लिया था। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध से अभी बीजेपी उभर भी नहीं पाई थी कि अब बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के बयान ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। देश में इस वक्त धार्मिक विवाद लगातार उठाए जा रहे हैं। पैगंबर साहब पर विवादित बयान हो या फिर इस्लाम पर गैर जरूरी टिप्पणी या फिर मस्जिद मंदिर विवाद, हर गैर जरूरी मुद्दा सत्ता पक्ष के इशारे पर उठाया जा रहा है। वाराणसी का ज्ञानवापी विवाद तो कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, जिसे लेकर अब जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। तो क्या है जमीयत की याचिका में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब तक इस मामले में कई याचिका दायर हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में वाराणसी की अलग अलग अदालतें 4 और 8 जुलाई को सुनवाई करेंगी। लेकिन इसी बीच ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि ज्ञानवापी विवाद मामले में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने की मांग की है। जमीयत ने इस मामले में खुद को एक पार्टी बनाने की भी मांग की है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस नई याचिका के मामले में गर्मी की छुट्टी के बाद यानी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देते हुए जमीयत ने अधिवक्ता एजाज मकबूल के जरिए से कहा कि ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने के लिए न्यायिक कार्यवाही का सहारा नहीं लिया जा सकता है। याचिका में कहा गया है, अदालत ने स्पष्ट रूप से माना है कि कानून को अतीत में पहुंचने के लिए एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और हर उस व्यक्ति को कानूनी उपाय प्रदान नहीं किया जा सकता जो इतिहास की धारा से असहमत है। आज की अदालतें ऐतिहासिक अधिकारों और गलतियों का संज्ञान तब तक नहीं ले सकती हैं जब तक ये नहीं दर्शाया जाता कि उनके कानूनी परिणाम वर्तमान में लागू करने योग्य हैं। अब जमीयत ने एक और याचिका दायर कर दी है जिस पर सुनवाई होने में अभी वक्त है, लेकिन इस मामले पर दोनों ही समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं। संसद के कानून के बावजूद क्यों मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है? देश में सांप्रदायिक विवादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर पंजाब की मान सरकार भी विवादों में फंसी है। सिद्धू मूसेवाला मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने मान सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान जाने के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार कटघरे में खड़ी है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बीच हिमाचल के आप नेता और पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में तो ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। आप नेता के इस विवादित बयान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मानसा पहुंचे। उन्होंने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर से मिलकर शोक व्यक्त किया। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मूसेवाला के माता पिता जिस दुख से गुजर रहे हैं उसे बयां करना मुश्किल है। उन्हें इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है और हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है। पंजाब में अमन और शांति बनाए रखना आप सरकार के बस की बात नहीं है। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई शाम को गोली मारकर जान ले ली थी। कांग्रेस के टिकट पर सिद्धू मूसेवाला ने चुनाव लड़ा था। सिद्धू मूसेवाला पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के करीबी थे। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मूसेवाला कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने मानसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विजय सिंगला ने उन्हें हरा दिया था। इसके बाद आपकी सरकार ने उनकी सिक्योरिटी घटा दी। इसके अगले ही दिन मूसेवाला की जान ले ली गई। आम आदमी पार्टी की सरकार सवालों से घिरी
पंजाब में इस साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई। अब पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति को लेकर आप सरकार कटघरे में है। जनता और विपक्षी दल राज्य के इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठा रही है। ये भी सवाल किया जा रहा है कि धमकी के बावजूद मूसेवाला की सुरक्षा क्यों हटाई गई थी। इन सवालों पर पंजाब सरकार खामोश है, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने पंजाब सरकार को फेल बताया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अब सभी की सुरक्षा बहाल कर दी। दरअसल हाई कोर्ट में सरकार बुरी तरह से घिर गई। राजनीतिक दल भी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में ये मुद्दा बन गया है। ऐसे में पंजाब सरकार की भी परीक्षा होनी है। परीक्षा महाराष्ट्र सरकार को भी देनी पड़ रही है। राज्यसभा चुनावों के लिए राजस्थान और हरियाणा के विधायकों की तो घेराबंदी हो ही रही थी। अब महाराष्ट्र में भी सभी दलों ने अपने अपने विधायकों को होटलों में कैद कर लिया है। तो आखिर क्यों पार्टियों को लग रहा है डर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐसी बिसात बिछाई कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। बीजेपी से पहले ही शिवसेना ने छोटे दलों को अपने पाले में कर लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस काम को खुद अंजाम दिया है। उन्होंने सोमवार को मुंबई में निर्दलीय विधायकों से मुलाकात कर उनकी चिंताओं को दूर किया और इस तरह निर्दलीय विधायक फिलहाल एनडीए सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। सीएम ठाकरे ने निर्दलीय विधायकों से मिलकर उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है, क्योंकि निर्दलीय विधायक और छोटे दलों के मंत्री महाविकास अघाड़ी को धमकी दे रहे थे और मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे थे। तो वहीं बीजेपी अपने विधायकों को होटल में रखने की योजना बना रही है। इससे पहले महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने राज्यसभा चुनाव से पहले अपने विधायकों को मुंबई के पास एक होटल में ठहराया है। शिवसेना के साथ साथ कुछ निर्दलीय विधायकों को भी सीएम ठाकरे के साथ बैठक के बाद एक अज्ञात रिजॉर्ट के लिए लग्जरी बस में जाते हुए देखा गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विधायकों को गुप्त जगह पर ले जाने के पीछे चुनाव से पहले खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ये कवायद की जा रही है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हैं, जिनमें कांग्रेस और एनसीपी के पास एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है, जबकि बीजेपी के पास 2 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त विधायक हैं। शिवसेना के पास एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए पर्याप्त संख्या है। हालांकि उसे अपने दूसरे उम्मीदवार का चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपने सहयोगियों और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों से 30 और वोटों की जरूरत है। बीजेपी अपने बल पर 2 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सीट अपने बूते जीत सकती है। साथ ही महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों दलों के पास एक और सीट जीतने के लिए अतिरिक्त वोट होंगे। शिवसेना अपनी दूसरी सीट जीतने के लिए इन्हीं वोटों पर निर्भर है, जिसके लिए सीएम ठाकरे ने जाल बिछा दिया है और इस जाल में बीजेपी फंसती नजर आ रही है। अब 10 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी की रणनीति के चलते दूसरे दलों को अपने विधायकों को एकजुट करने में पसीना बहाना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर बिहार राज्यसभा का चुनाव बिना वोटिंग के हो गया और अब विधान परिषद चुनाव भी उसी राह पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को यहां अपनी सहयोगी के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। तो क्यों बार बार नीतीश कुमार के आगे झुक रही है बीजेपी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी के लिए बिहार की सत्ता जरूरी है और सत्ता के लिए नीतीश का साथ जरूरी हो गया है। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की बंद कमरे में पिछले दिनों हुई मुलाकात के बाद से बीजेपी नीतीश के आगे कमजोर पड़ती दिख रही है। तो दूसरी ओर नीतीश कुमार ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। पहले नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार बीजेपी को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा था, लेकिन मजबूरी में बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ा। इसके बाद विधान परिषद के चुनाव में भी बीजेपी नीतीश कुमार के आगे झुक गई है। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। इनमें से एनडीए को 4 सीटें मिलना तय है और बीजेपी विधायकों की संख्या के आधार पर 3 सीटों पर दावेदारी कर रही है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के 77 विधायक हैं। 76 सीटों वाले आरजेडी ने भी 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं और बीजेपी भी इसी आधार पर 3 सीटों पर दावा कर रही थी, जबकि जेडीयू के 44 विधायक हैं। बिहार में विधान परिषद की 1 सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत है। इस गणित से बीजेपी को 2 सीटें आसानी से मिल रही हैं और तीसरे सीट के लिए उसके पास 15 वोट बचे थे, जबकि जेडीयू को 1 सीट मिल रही थी और उसके पास दूसरे सीट के लिए सिर्फ 13 वोट थे। लेकिन 44 सीटों वाली जेडीयू ने साफ कर दिया कि 4 सीटों में से आधी पर उसकी दावेदारी है। यानी बीजेपी के पास विधायक भले ही जेडीयू से करीब दोगुने हो, लेकिन विधान परिषद की सीटों के लिए बंटवारा बराबरी का होगा।
बीजेपी ने नीतीश पर दबाव बनाने के लिए 3 नाम भी तय कर लिए थे, लेकिन जब बात सरकार की आई तो बीजेपी एक बार फिर झुक गई और जेडीयू के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो गई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 2-2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने को तैयार हो गए। जेडीयू ने समझौता होते ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। बीजेपी के एक बार फिर झुकने से साफ हो गया है कि सत्ता के लिए वो समझौता कर सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात बंगाल विभाजन की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2024 आम चुनाव से पहले बीजेपी बंगाल को बांटने की साजिश रच रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दे डाली है, उनके जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों मोदी सरकार पर बिफरी हैं ममता बनर्जी, देखते हैं ये खबर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। अलीपुरद्वार जिले पहुंची ममता ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल को बांटने की जुगत लगा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ममता ने बीजेपी पर बंगाल को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमें चाहे इसके लिए अपना खून तक बहाना पड़े, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल को बांटने नहीं दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि आप मुझे धमका सकते हैं, मेरे सीने पर बंदूक रख सकते हैं और फिर भी मैं एकजुट बंगाल के लिए लड़ाई जारी रखूंगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पश्चिम बंगाल से अलग राज्य बनाने की मांग की है। इसी को लेकर ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में सभी समुदाय के लोग दशकों से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते आए हैं, लेकिन बीजेपी लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कभी गोरखालैंड की मांग कर रही है तो कभी अलग उत्तर बंगाल की मांग कर रही है। मैं जरूरत पड़ने पर अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन राज्य को कभी विभाजित नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मैं उनसे नहीं डरती हूँ। आपको बता दें कि रविवार को कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख जीवन सिंह ने वीडियो मैसेज में ममता बनर्जी को चेतावनी दी थी। जीवन सिंह कामतापुर को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। इसी चेतावनी पर सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।